नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज की क्लास है वीबीटी। आपको मैंने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ाया है, सहसंयोजी बंध पढ़ाए हैं, और सहसंयोजी बंध होते क्या हैं ये आपको पता है, और उसमें हमने काफ़ी चीज़ें खेले भी हैं, और यहाँ तक कि ओवरलैपिंग वाली बात भी समझ में आ चुकी है। यानी वहाँ पर आपकी प्रैक्टिस होना ज़रूरी है जो आपको पढ़ाया गया है। अब जो ज़रूरी है कि एक थ्योरी है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोवेलेंट बॉन्ड को समझाने के लिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। इस थ्योरी में, इसको हम हिंदी में बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। इस सिद्धांत में क्या आपको मिलेगा? इस सिद्धांत में आपको कुछ जो पोस्टुलेट्स है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा है कि उन्हीं पोस्टुलेट्स को लिखेंगे जिसके बेस पर आप वो उनको हमेशा याद रखें और वही उसकी खास पार्ट हो। तो वो देखें, कुछ एक हम इसका हिस्ट्री भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये है कि 1927 में हिटलर और लंदन ने इस थ्योरी को दिया था। याद रखना कि हिटलर का मतलब वो वाला नहीं है, जर्मन वाला हिटलर नहीं है। तो ये वो तानाशाह वाला हिटलर ने नहीं दिया था, इसको दिया था किसी साइंटिस्ट ने जिसका नाम हिटलर था। हिटलर और लंदन दो साइंटिस्ट रहे हैं जिन्होंने इस पे काफ़ी काम किया कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। ऑर्बिटल, एसपीडीएफ, इसको आधार मान करके उन्होंने कोवेलेंट बॉन्ड जो है यानी सहसंयोजी बंध है उसके बनने को समझाया है यहाँ पे। अब समझ ये आना है कि ये इस सिद्धांत को दिया, इस थ्योरी को दिया, साथ में पॉलिंग और स्लेटर ने संशोधन कर 1930 में इनको मॉडर्न फॉर्म में लाया, आधुनिक रूप में लाया। पॉलिंग और स्लेटर, यानी कि यहाँ पे चार साइंटिस्ट का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। हिटलर, लंदन ने तो लोगों के सामने इसको प्रेजेंट किया, और सेकंड बात होती है कि इन्होंने, पॉलिंग एंड स्लेटर ने इनको मॉडर्न फॉर्म दिया। अब ये क्या है, मैंने ज़्यादा पॉइंट्स नहीं रखे, कम पॉइंट्स के साथ इन पूरे सिद्धांत को समझा रहा हूँ। इन कम पॉइंट्स को भी आप ध्यान रखिएगा। पहली बात तो देखें, मैं जो कह रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा। परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध उनके संयोजकता कोश के अर्धपूरित परमाणुक ऑर्बिटलों के आंशिक अतिव्यापन से बनते हैं। अगर पूरे वर्ड्स को अगर आप ठीक से करें तो मैं आपको यहां पर दो लाइनें बताना चाहूंगा। कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण कैसे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, इस लाइन पे ध्यान देंगे। पहली बात है कि दो एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ओवरलैपिंग करते हैं। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी जरूरी बातें हैं। मैं यहां पे कह रहा हूं कि कोई भी दो एटम कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनाते हैं। इसका रीजन है कि उन एटम्स के बीच कौन सा बॉन्ड लगता है, कौन सी चीज होती है, ओवरलैपिंग होता है। मैंने बोला, ध्यान से सुनिए, अगर आपको यहां पर क्लियर नहीं होगा तो मैं एक बार और करता हूं। दो एटम है ए और बी, उन दोनों के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनने का कारण है कि उनके ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। एक बात हो गई, ओवरलैपिंग करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। तो कौन सा ऑर्बिटल, यहां पर लिखा है संयोजकता कोश के, संयोजकता कोश मतलब वैलेंस शेल के ऑर्बिटल। और कौन सा ऑर्बिटल, ये भी तीन स्टेप्स ध्यान रखना। ओवरलैपिंग पहली बातें, और ओवरलैपिंग कौन सा ऑर्बिटल कर रहा है, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल कर रहे हैं, संयोजी कोश के, बाह्य कोश के, बाहरी कोश के ऑर्बिटल, आउटरमोस्ट शेल के। और तीसरी बातें हो गई, दूसरी बात ये हो गया, तीसरी बात हो गया जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहा है। इसमें तीन बातें बताई गई है कि दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इसका कारण है कि उन ऑर्बिटल के, उन एटम के वैलेंस शेल के हाफ फिल ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं। क्लियर? दो परमाणुएं सहसंयोजी बंध बनाती है। इसका कारण है कि दोनों परमाणुओं के आधे भरे हुए हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जिसको कह रहे हैं, आधे भरे हुए ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग
करते हैं। 3 बातें, वैलेंस शेल के ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करते हैं, वो आधे भरे होते हैं, और समझ में आ गई बातें। ये 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। और कौन सा शेल का ऑर्बिटल होता है? बाहरी कोश के, आंतरिक कोशों का नहीं, इनर शेल्स का नहीं, ये ध्यान रखिए। अब चलते हैं आगे। दूसरा है, ये पहली बात है, क्लियर हो गया। दूसरी बात कहता है कि ओवरलैपिंग में भाग लेने वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का चक्रण यानी स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। यानी एक एटम का अगर कोई ऑर्बिटल है, चलिए हाइड्रोजन मान लेते हैं इसका, और इसमें भी एक हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन ओवरलैपिंग कर रहे हैं, उनके s ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, गोलाकार है तो s है, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो है क्लॉकवाइज है, तो इनका स्पिन कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। इसीलिए तो मैंने पहले पढ़ाया आपको क्या चीज? ओवरलैपिंग, ताकि ये चीज समझ में आ जाए। फिर पूछते सर ये समझ में ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यार वो टेंशन नहीं होना चाहिए, पहले सीख लो, इसलिए ऐसा किया गया है। क्या हुआ? अमृत, हाइड्रोजन से H से हाइड्रोजन, तो H2 क्यों लिखते हैं? आपने पिछले क्लास नहीं पढ़े हैं लगता है, पीछे की क्लास पढ़ो आप। चलिए, कभी भी आकर के कोई भी क्वेश्चन नहीं करने का, समझ रहे हैं ना? कोई भी स्टूडेंट ध्यान रखें, अगर आपको क्वेश्चन करना ही है तो तभी कर सकते हैं अच्छे से जब आप उसको लाइन से पढ़ते आ रहे हो। लाइन से पढ़ो, हर बार ये बोलना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? चलिए, ओवरलैपिंग किनके बीच होता है, और उसके इलेक्ट्रॉन जो है अगर हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक का है और दूसरे का है हाफ फील्ड, तो दूसरे का क्या होना चाहिए? स्पिन अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सेकंड ने कह दिया। थर्ड क्या कहता है? ओवरलैपिंग की सीमा पर निर्भर करती है बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ कितना ज्यादा होगा वो ओवरलैपिंग कितनी ज्यादा होती है। मान लेते हैं इन दोनों में ओवरलैपिंग इतना हुआ, इस दोनों में ओवरलैपिंग इतना हुआ, इन दोनों में ओवरलैपिंग इतना हुआ। ओवरलैपिंग मतलब क्या हुआ? एक दूसरे में मिक्स होना। तो जितना ज्यादा वो एक दूसरे के साथ मिक्स होगा दोनों एटम के ऑर्बिटल, उतना ही ज्यादा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। जैसे कि आप जानते हो ये पाई पी जो है इस तरह से साइड से ओवरलैपिंग करता है, तो इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में काफी दूरी रहती है, और इस तरह से इन दोनों ऑर्बिटल के बीच में भी काफी दूरी होता है, तो ये पाई बॉन्ड बनाता है। बताया था ना मैं आपको। सेकंड ये है कि जब वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है तो बिल्कुल एक दूसरे में मिक्स हो जाता है यहां पे, तो ये सिग्मा बॉन्ड है। तो ये सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है पाई बॉन्ड की तुलना में, क्योंकि ये एक दूसरे से मिक्स हो रहा होता है, जबकि यहां पर ये एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में रहता है। यही कारण है। अब चलते हैं बेटा, और क्या बोलते हैं लास्ट में? ओवरलैपिंग से एनर्जी रिलीज होती है, मुक्त होती है। 4 बातें हमने देखा, और इन चारों को एक बार रिवाइज कर सकते हैं। थोड़ा खोलो तो दरवाजा, गर्म आ रही है, गर्मी हो गई एकदम, ठीक है? तो 4 बातें आपको ये क्लियर रखना है, और इन 4 बातों को ही हम वेबिटी थ्योरी कहते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में 4 जरूरी बातें। फर्स्ट है कि क्या बोला? परमाणुओं के मध्य सहसंयोजी बंध बनने का कारण होता है कि उनके ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। 2 परमाणुओं के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड हाफ फील्ड ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की वजह से होता है। दूसरी बात है, ओवरलैपिंग करने वाले ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन अपोजिट होनी चाहिए। थर्ड बात है कहता है कि जितनी ज्यादा वो ओवरलैपिंग करेगा उतना ही बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। और फोर्थ कहता है कि ओवरलैपिंग से यानी बॉन्ड बनने से एनर्जी रिलीज होती है। 4 बातें याद हो गया। 1927 में ये थ्योरी दी गई, और 1930 में ये थ्योरी एक क्या बोलना चाहिए मॉडर्न फॉर्म में आ गया। सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया? ये तो बड़े गधे आदमी हो यार, फिर क्या नहीं समझ में आया? एक ऑर्बिटल ये हुआ जिसमें एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है, तो दूसरे ऑर्बिटल का जो है वो एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो ये दोनों के मिलने से जब ओवरलैपिंग होगा तब ये लीजिए और ये लीजिए, तो क्या हो गया? अब इनका क्लॉकवाइज और इनका एंटी क्लॉकवाइज, एक ए एटम का और ये बी एटम है, तो ए एटम का इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और बी एटम का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, तब ओवरलैपिंग होगा।
नहीं आया समझ में तो भी हम पीछे कभी नहीं हटेंगे, आपको समझना है कि आप समझ पाते हो कि नहीं। देखो यहां से ओवरलैपिंग, पिछले क्लास में थे आप? हेलो मयंक शर्मा, पिछले क्लास में थे? यस नो, जल्दी से बोलो। नेक्स्ट क्लास जो बैक क्लास हुआ उसमें थे? वो सारे बच्चों को मैं पूछ रहा हूं जो बोलते हैं ना ये समझ में नहीं आ रही, आपका जवाब ही नहीं आ रहा यार। चले गए क्या मयंक? चलो बोलो जल्दी से। और वो गायब ही हो गया है, उसको कैसे समझाएंगे? क्वेश्चन पूछने के बाद गायब नहीं होना, आपको क्लियर कैसे करेंगे फिर? देखिए छोटी सी बात समझो, हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन आपस में मिल करके क्या बनता है? H2। अगर हम सिंपल लेविस, कोसल लेविस के थ्योरी के बेस पर बात करें तो हम ऐसे कहते हैं, सही है ना? बोलो, ऐसा करके बता देते हैं। या हम लिख सकते हैं इसको, क्या लिख सकते हैं? H, ये ठीक है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन, इसमें 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका भी 1s1 है, तो इसका ऑर्बिटल क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। इसका क्या होगा? ये दोनों का ये जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इस हाइड्रोजन का ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है क्लॉकवाइज है, इसका भी क्लॉकवाइज है, तो आगे ओवरलैपिंग नहीं होगा, बॉन्ड नहीं बनेगा, ये कह रहा। दूसरी बात कहता है, अगर ऐसी बात है तो क्या होगा? अब ये ओवरलैपिंग कर सकता है, ओवरलैपिंग करेगा, सो ये क्या बन जाएगा? देखो तो ये H2 का, तो ये क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर के यहां पर हो जाएगा, एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन और दूसरे ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मिलकर के एक मिक्स हो गया, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मिलकर के वो क्या हो जाता है? कंप्लीट एक ऑर्बिटल बन जाती है। तो ये ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल, आगे जाकर के समझेंगे, और बहुत कुछ है। ये भी एटॉमिक ऑर्बिटल, लेकिन ये बन जाता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये आगे पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ये आगे जाके पढ़ेंगे, अणु का ऑर्बिटल बन जाता है। ठीक है, अब देखो दूसरी बातें। अब यहां पर अगर इस तरह से ग्राफिक देते हैं, इस तरह का फिगर बनाते हैं, H एक हाइड्रोजन में ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते तो ऐसे तो लिख सकते हैं कि ये लीजिए क्लॉकवाइज, दूसरा हाइड्रोजन ये है उसका एंटी क्लॉकवाइज, और दोनों को मिलाओगे तो क्या मिलेगा? यह हाइड्रोजन का क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन और दूसरे हाइड्रोजन का ये एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज, दोनों मिलकर के बन गया ये सिग्मा बॉन्ड। ये बोल रहे थे सर मयंक जी। यस सर, आ गया। तुरंत जवाब देने की कोशिश किया करो, जो पूछते हैं वो बता दिया करो, इधर उधर मत किया करो, नहीं तो फिर क्या मतलब रहेगा, लाइव में बैठे हो। चलो, ये हुआ वीबीटी। वीबीटी में आपने ओवरलैपिंग कर लिए हैं, बस मैं आपसे कहूंगा अपनी कॉपी में एक चीज का आप बना के मुझे दिखाओ, ओवरलैपिंग। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे सारे बच्चे। PCl3 बनाओ, PCl3 में बनाओ, PCl3 में ओवरलैपिंग करके दिखाओ मुझे। चलो, PCl3 में ओवरलैपिंग करके दिखाओ। ओके, जल्दी से। बन गया? बन जाए तब बताना ना। PCl3 में जल्दी बेटा, फिर हम आगे पढ़ सकते हैं बड़ी बड़ी चीजें। और वीबीटी का थ्योरी नोट कर लीजिएगा ना सबके सब।
वीडियो पॉज करके आप सबको नोट कर लीजिएगा। बन गया? बन गया? दिखाओ कॉपी, दिखाओ जो भी बनेगा। हाँ दिखाओ, हाँ ठीक, देख लेते हैं। ओके, सही है आपका, ठीक है। P15 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ये वैलेंशियल ऑर्बिटल है और यहां पर 3 ऑर्बिटल हमें नजर आ रहा है हाफ फिल्ड। इसमें 3 ऑर्बिटल नजर आ रहा है हाफ फिल्ड, px 3px1 3py1 एंड 3pz1। तो ये हो गया एक 3px1 3py1 एंड 3pz1, यानी तीनों ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन देखो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज है, ठीक है। और किसके बारे में पता है हमें? क्लोरीन के बारे में क्या पता है? मैं लिख देता हूं, लास्ट लिख देता हूं, 3p5, ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इसमें आपको क्या मिलेगा? 1 2 3 4 5, 3px2 3py2 और 3pz1। तो हम सिर्फ हाफ फील्ड को बनाएंगे, बाकी सब बनाएंगे तो कचरा जैसा दिखेगा, बहुत सारा दिखेगा। होता तो सब है पर दिखाना सिर्फ उसी को है जो हमारे काम का है, ठीक। अब क्या देखने को मिलेगा कि इसकी वैलेंसी कितनी है? 3 है। पी की वैलेंसी 3 है और क्लोरीन का कितना है? 1 है। क्लोरीन का 1 है मतलब P1 होगा और इसकी वैलेंसी 3 है तो Cl3 हो गया। तो ये होगा PCl3 बनाएगा। सीधा सा जवाब मिल गया, मतलब एक फास्फोरस और दूसरा 3 क्लोरीन मिलकर के PCl3 बनाया। ये बात तो क्लियर है। इसी चीज को हम यहां पर शो करेंगे। कैसे करेंगे? तो हम सीधा सीधा बना के दिखा देते हैं आपको कि ये फास्फोरस है, एक ऑर्बिटल, दूसरा ऑर्बिटल हाफ फील्ड और ये तीसरा ऑर्बिटल हाफ फील्ड। अब यहां पर ये बताया गया है आपको कि जो अगर इस धर का ऑर्बिटल क्लॉकवाइज है, जिनके साथ ओवरलैपिंग इनको करना है तो इनको क्या होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ये बताया गया है वीबीटी में, वो एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे। फिर इनके साथ ज्वाइन करेंगे। चलिए, तो कहां होगा? ये तीनों क्लॉकवाइज। और हम अब ले रहे हैं कौन सा? ये हो गया फास्फोरस। अब क्लोरीन ले रहे हैं, तो एक क्लोरीन इधर लगाओ या इधर लगाओ। मैं इधर लगा देता हूं। चलो, ये लो, एक क्लोरीन लग गया। इसका क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया। तो एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दूसरा क्लोरीन यहां पर, ये एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज दोनों ओवरलैपिंग कर गया। यही हमने वीबीटी में पढ़ा। कोवेलेंट बॉन्ड सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है। हमने ये पढ़ा कि किन्हीं दो परमाणुओं के हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करते हैं जिसकी वजह से बॉन्ड बनता है। लेकिन हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग तो कर रहे हैं पर उनके इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फिर हम बोल रहे हैं कि जितना ज्यादा ओवरलैपिंग करेगा उतना बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, और जब ये बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होगी। हमने 4 बातें कहा, 4 बातें आपके दिमाग में डाल दी है, ठीक है। और ये बातें आपको क्लियर हो गया सबको? बोलो यस नो। हो गया ना? सबका बना था, यही था, राइट था सबका? बोलो यस। बहुत बढ़िया। चलो चलते हैं आगे। अब मैं आपको कुछ प्रैक्टिस वाली बात बताऊंगा जिसको यूज करना है आप सबको। ये सब कर लेने के बाद हमारा काम नहीं चलेगा, इसके बाद हमारा काम और ज्यादा गहरा होने वाला है। जिसमें मैं जो बताऊंगा उसमें हो सकता है कि आपको 25% समझ में आ जाए, क्योंकि एक थ्योरी दिखाऊंगा बहुत सारी बातों को लेकर के, और उस थ्योरी को लेकर के हम आगे बातें करेंगे। अगर ज्यादा स्पीड चलना चाहते हो, सही तरह से चलना चाहते हो तो ऐसे करना पड़ेगा, अन्यथा हम धीरे धीरे चल सकते हैं, लेकिन सब कुछ ध्यान रखना है कि एकदम धीरे भी नहीं होना है हमें। तो चलिए मैं एक और दूसरे टॉपिक की तरफ चल जा रहा हूं
कि जब कोवल यहां पर बात होता है, अभी तक जो बताया वो तो बता दिए, इसको बना के बताओ क्या करोगे। CH4 में ओवरलैपिंग बताओ, चलो तब कुछ कहानी शुरू होगी। CH4 में ओवरलैपिंग करके दिखाओ मुझे, कैसे करोगे देखते हैं। जल्दी बोलिए। जैसे भी बनता है मुझे बना के दिखाइए। चलें, अजय सिंह, जवाब आपका मिल चुका है। ऐसे ही PCl5 का बताओ, समझो क्या देखने को मिल रहा है। हाइड्रोजन के बारे में पता चल चुका है कि इनका एक ऑर्बिटल s है जो 1s1 है, जो ओवरलैपिंग करेगा। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 के बेस पर बता दिया। ओके, ये पता है। कार्बन के बारे में क्या पता है? 1s2 2s2 2p2 वैलेंशियल ऑर्बिटल। ये लीजिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब आपको p ऑर्बिटल में कभी भी कोई ऑर्बिटल खाली रहता है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाता है, तो एक्साइटेड स्टेट आएगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा कि s का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा p में। ये लीजिए, अब जितना आपने पढ़ा था उस बेस पर आप क्या बताने वाले हैं वो समझो। आप जितना पढ़े थे उसके बेस पर आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक s और 3 p ऑर्बिटल है कार्बन में। यस, तो अगर हम इसको इस तरह सोचें, x y z, तब हमें यह नजर आ रहा है कि भैया एक s ऑर्बिटल है, इसमें ये वाला s ऑर्बिटल है। तो s ऑर्बिटल कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये क्लियर हो रहा है? तो कौन सा s है? 2s है, 2s1 ये वाला। फिर 2px 2py 2pz। अब क्या पता चल रहा है उसी के साथ साथ? ये 2px 2py और 2pz है। सही है? अब हमको यह पता चल रहा है कि इन 4 जगहों पर हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो ये 3 तो नजर ही आ रहे हैं, 1 2 3, सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, ये भी क्लियर है। फिर क्या समझ में आ रहा है कि भाई ये S में से भी एक जुड़ेगा, कहीं पर जोड़ो, कहीं किधर से भी जोड़ सकते हो, इसमें से किसी भी जगह से जोड़ सकते हो हाइड्रोजन को, जोड़ दिए तो एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। यहां पर भी सिग्मा बॉन्ड है, तो आपको यहां पर कौन सा ओवरलैपिंग दिख रहा है? S ओवरलैपिंग दिख रहा है, बोलो। हाँ, फिर उसके बाद 1 2 3 टाइम्स क्या मिल रहा है आपको? sp ओवरलैपिंग मिल रहा है। 1 टाइम ss और 3 टाइम sp, और सभी मिला करके 4 सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि कार्बन के साथ 3 ऐसे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन कहीं भी जाके जुड़ सकता है, उसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक, तो चलो कहीं भी लगा दो, चलो यहां लगा देते हैं। ऐसा नजर आ रहा है। इसका यह मतलब होता है कि SS ओवरलैपिंग और SP ओवरलैपिंग, 3 जो है SP SP SP, ये तीनों की जो एनर्जी है, तीनों की एनर्जी जो है इक्वल है, जबकि SS की एनर्जी जो है वो इक्वल नहीं है, कम है कि ज्यादा, इस पर भी बात नहीं करेंगे, कब इक्वल नहीं है, ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, अब क्या हो गया सर? बीच में है को क्यों लगाए हैं? क्या सर बीच में
H को क्यों लगाए हैं? अच्छा, H को क्यों लगाए भैया? ये s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल में नहीं लगाओगे ओवरलैपिंग। एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, मान लेते मैं हाइड्रोजन के ऑर्बिटल को यहां दिखा रहा हूं, तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग हुआ हाइड्रोजन के साथ, दूसरा हाइड्रोजन का, तीसरा हाइड्रोजन का, ये चौथा हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन ने ओवरलैपिंग किया। ये मैंने क्या दिखाया? ये मैंने ऐसे करके दिखाया, मतलब ये होता है कि H का ये क्या बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट स्पिन करने वाला इलेक्ट्रॉन है, और इसकी डब्बा यानी कि ऑर्बिटल है, और ये हाइड्रोजन को दिखा रहा है, ये हाइड्रोजन को शो कर रहा हूं मैं यहाँ पे। तो इन जगहों पर कौन सा बॉन्डिंग दिखाई दिया आपको? यहाँ पर सभी जगह पे दिखाई दिया बॉन्ड, सिग्मा 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 सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड ही तो हुआ क्या? यही तो पढ़े थे क्या आप सब? तो यहां पर जो मैं पूछ रहा हूं उस पर ध्यान दो। एसपी 3 जगहों पर दिख रहा है, तीनों की एनर्जी बराबर है, लेकिन एक जगह पे एनर्जी अलग है। बॉन्ड लेंथ की बात करें, यानी बंध लंबाई की बात करें, तो sp एक, दूसरा sp और तीसरे sp की भी एनर्जी बॉन्ड लेंथ बराबर होगा, लेकिन ये ss के बीच का बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होगा। ss के बीच में बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होगा, मतलब छोटा होगा, सीधी सी बात है। यहां पर छोटा की बात करते, बड़ा नहीं हो सकता ss का। अगर आप चाहें तो छोटा भी लिख सकते हैं, तो ये छोटा होगा इनसे, ये बराबर होंगे लेकिन इनसे छोटा होगा। तो छोटा होगा मतलब एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? इसकी ज्यादा होगी, इन सबसे एनर्जी की बात करें तो। ये सारी चीजें हमें नजर आ रही हैं, पर यहां पर ये सारी बातें, पर यहां पर हमें ये सारी बातें जो है क्या सही है? हमने कई बार पढ़ा है कि कार्बन के में 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और चारों में सिग्मा बॉन्ड है, ये भी बातें हमने कर चुके हैं एक बार। लेकिन याद रखना, एक्सपेरिमेंट कहता है, यहां पर ऐसा कुछ जवाब मिल रहा है ना, लेकिन एक्सपेरिमेंट कहता है, प्रयोग कहते हैं। हाँ, क्या हो गया? एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, प्रमाण क्या कहता है? कि चारों बॉन्ड एनर्जी इक्वल होगी, बॉन्ड एनर्जी इक्वल होगी चारों, और चारों की बॉन्ड लेंथ भी इक्वल होगा। ऐसा होता है। तो इसका मतलब है कि जब हम यहां पर ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो इसमें कुछ तो गलत है। वो क्या गलत है? गलत यह है कि 3 तो बराबर, एक अलग, ये गलत है। इस चीज का जवाब ढूंढने के लिए आगे एक और कॉन्सेप्ट आता है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। उसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। क्या आता है? हाइब्रिडाइजेशन। ऑफ ऑर्बिटल्स। कक्षकों में संकरण, कक्षकों का संकरण, ये बातें आती हैं। मतलब ये जो कहा गया है उसमें कुछ कमी है, उस चीज को एक स्टेप में बताने के बाद मैं हाइब्रिडाइजेशन के पूरे स्टेप्स आपको क्लियर करूंगा, और इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करके रखिएगा कल की क्लास तक का, तो आप बहुत अच्छा कर सकेंगे। चलो, क्या बात समझ में आई कि जो हमने किया है वो गलत है? तो कुछ रास्ता ढूंढना है हमें पता भी तो होना चाहिए हम अच्छा भी कर रहे हैं तो अच्छा है, और गलत भी कर रहे हैं तो गलत है। हमें गलत करने की भी हिम्मत होनी चाहिए, और वो करने के बाद ये नहीं कहना सर आपने ये बताए थे, कौन सा? ये वाला, मैंने यही एग्जाम में छाप के आए, मैंने बता दिए गलत है। और लगभग बच्चों ने यही किए हैं, सबने। कह रहे हो ना? अब बोले सर क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने यहीं तक का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, इसका कॉन्सेप्ट और डेवलप हुआ, वीबीटी में और डेवलप हुआ। हमने जो पढ़ा था ना अभी, वो वीबीटी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है उसमें ओवरलैपिंग पढ़ा था, वो वीबीटी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक और स्टेप्स आ जाता है, जुड़ जाता है, वो हाइब्रिडाइजेशन का, संकरण का। और वो संकरण क्या है उसी के बारे में बातचीत करेंगे। चलो देखते हैं। तो CH4 को पहले समझ लें एक बार। हाइड्रोजन के बारे में जो जानकारी आपको है मैं दोबारा भी लिख दे रहा हूं ताकि आप उस चीज को समझ सकें। तो हमें यह पता चल गया है इसका हाइड्रोजन का ऑर्बिटल क्या मिल गया है, ये हाइड्रोजन 1s1 मिल गया है। कार्बन के बारे में हमें पता चल गया है कि 1s2, 2s2, 2p2, 2p2, 2p2
और वैलेंस सेल में ये 2 इलेक्ट्रॉन है s में और p में है 2 इलेक्ट्रॉन। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इन एक्साइटेड स्टेट s का 1 इलेक्ट्रॉन चला गया p में, तो ये हो गया 1 2 3। अब इस बेस पर हमने क्या कहने हैं इसको समझेंगे। यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है, वो है हाइब्रिडाइजेशन का। हिंदी में कहते हैं संकरण। अब ये संकरण या हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक गुणों वाले किसी भी चीज को मिलाएं और मिलाने के बाद जब उसे हम बराबर रूप से अलग करें उतनी ही संख्या में, तो उनमें उन दोनों चीजों का गुण होगा। अब इसको हम लोग प्लांट्स में लेके चलते हैं, जीव जंतुओं में लेके चलते हैं, ठीक है ना, कि एक अच्छा गुणों वाला कोई जानवर है, जीव है, उसको दूसरे थोड़े कम गुण वाले जानवर जिसमें कुछ अच्छे गुण भी है, तो दोनों को मिलाया गया, तो दोनों के अच्छे गुण आपस में आ गए और उसकी जो संतति प्राप्त हुई, यानी उसके बच्चे जो प्राप्त हुए हैं, वो उन दोनों के अच्छे गुणों को लेकर के हुआ है। ये संकरण कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आपने सुना होगा इस बात को, है ना। ये संकर प्रजाति का है, ये हाइब्रिड ये पौधा है, ये हाइब्रिड जानवर है, ये हाइब्रिड मुर्गी है, ये हाइब्रिड बकरे हैं, ये हाइब्रिड मछलियां हैं, ऐसा सुनते हो ना। तो वही बात यहां पर 2 या 2 से अधिक अलग अलग गुणों वाले, तो यहां पर वही बात ऑर्बिटल के साथ है कि s ऑर्बिटल जो कि गोलाकार होता है, छोटा होता है, p ऑर्बिटल जो कि डंबल शेप होता है, थोड़ा बड़ा होता है, दोनों ही ऑर्बिटल चाहे 2 या 3 या 4 इस तरह से मिल जाएं। अगर मान लो 3 ऑर्बिटल इस तरह से मिल रहे हैं, एक s और 2p, बंद कर दरवाजा, 2p मिल रहे हैं, तो यहां पर हम कहेंगे कि एक s और p 2 मिल रहे हैं, तो sp2, sp² नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है बोलेंगे। अगर ऐसा हुआ तो, अगर 3p मिल रहे हो तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ है कहेंगे। लगाओ ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो एक तरह से मैं आपको हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दे चलो देखो, अब हमने कहा s गोलाकार है, p डंबलाकार है, लेकिन यहां पर एक मजेदार चीज होने वाला है कि दोनों का ही गुण उसमें होगा। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल देखने में कुछ ऐसा होगा, एक छोटा सा लूप होगा और एक बड़ा सा लूप होगा। सेंटर से एक पार्ट छोटा, एक पार्ट बड़ा होगा। इस ऑर्बिटल को बोलेंगे हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और इसका नाम होगा जिनसे वो बना है, एक s और 2p से बना है, तो इसका नाम होगा sp2। ऐसे लिखेंगे sp और 2 ऐसे, ठीक है। दूसरी बात, कितने बार मिलेंगे? 1 2 3, 3 मिला है ना, तो ये 3 टाइम्स sp2 ऑर्बिटल्स बनेंगे। ये पूरा का पूरा जो है हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा। ये चीज हमें सीखना है और इस चीज पे हमें काम करना है, यही सी चीज पे हमें पूरी मेहनत करनी है। अब आपके मान के चलो कि 2 से 3 दिन का जो मेहनत है हाइब्रिडाइजेशन पर है, स्ट्रक्चर पर है, बहुत सारी चीजें सिखाएगा आपको, ठीक है। बस आज मैं थोड़ी सी थ्योरी बताऊंगा और वो उसके लिए कुछ आपको ध्यान रखना होगा, उन चीज़ों को नोट करके अपनी कॉपी में रखना है और पूरी तरह से रीड करके आना है। यहाँ पर रीड करके आना है, अगर थोड़ा सा समझ में आए तो समझ के भी आना है। सिखाने का काम मेरा, तो दिखाएंगे हम थोड़ी देर में। तो यहाँ पर हल्की फुल्की जानकारी मैं देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो एक ऑर्बिटल s है और 3 ऑर्बिटल p है। ये एक s
और 3p ऑर्बिटल। मैं दोबारा इसको वापस लिख दे रहा हूं ताकि आपको लिखने का तरीका पता चल जाए कि कॉपी में कैसे शो करते हैं। कई अलग अलग तरह से शो करते हैं, मैं हर तरीके का उपयोग करके मैं आपको एक एक के बाद समझाते जाऊंगा। हड़बड़ी में वो मत करना जैसे कि मेरे टीचर ने किया था मैं वही करूंगा, या विक्रम सर ने किया था वही करूंगा। नहीं, पहले आप समझना, अपने दिमाग से करना। लाइफ में अगर सक्सेस चाहिए तो अपने दिमाग का उपयोग करना, अपने काम के हिसाब से करना, लेकिन सीखना जरूरी है उस चीज को। उससे बेहतर अगर आपके पास कोई आइडिया है तो वो जरूर देना आप। चलो, तो यहां पर हम बता दें हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? एक s और 3p ऑर्बिटल भाग लेंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैं यहां पर इसको कवर अप कर रहा हूं, ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया एक s ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन नहीं ना, डब्बा ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। एक s ऑर्बिटल और 3p ऑर्बिटल आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, मिल रहे हैं। मिलने के बाद अब क्या होगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेगा sp3 यहां पर मिलेगा 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। पहले मिलते हुए दिखाया मैंने, हाइब्रिडाइजेशन होते हुए दिखाया मैंने। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद जो ऑर्बिटल मिलेगा वो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। चारों की एनर्जी बराबर है, इसलिए चारों को एक साथ लिखना है। बहुत सारे बुक्स में उनको एक को अलग और 3 को अलग लिख दिया है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। चाहे वो बुक कुछ भी करे, हम नहीं जानते। हम इतना ही कहेंगे कि ये सही है जो हम लिख रहे हैं, ठीक है। और सबके नाम, जैसे कि मैंने बताया, जो हाइब्रिडाइजेशन होता है एक s और 3p मिलने से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, तो यहां पर नाम होगा sp3 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 sp3। 1 2 3 4 डब्बे बने, चारों डब्बे ऑर्बिटल कहलाते हैं और चारों ऑर्बिटल का नाम होगा sp3, क्योंकि इसमें सब में, इसमें एक s और 3p का गुण होगा, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, चारों में एक जैसा गुण होगा, एक जैसी प्रॉपर्टीज होगी। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? एनर्जी, ऊर्जा, साइज एंड शेप। ऊर्जा, आकार और आकृति तीनों एक जैसे होंगे। ऑर्बिटल्स में 3 चीजों को लिखा जाता है, एनर्जी, साइज एंड शेप। ऊर्जा, आकार, साइज बड़ा कितना बड़ा है, आकृति यानी किस तरह का दिखता है, ठीक है। ये तीनों बराबर होंगे। अब हम इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, हम इसमें भरते हैं। कैसे भरते हैं? एक एक करके एनर्जी वाइज भरते हैं। तो हम भर दिए 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हमने भर दिया। गहराई में पढ़ना है बेटा, हवा में बात नहीं करना है। दिल और दिमाग दोनों को एक जैसे रखते हुए पढ़ना है। जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है वहां पे पढ़ते जाना है और कोशिश करना है और कोशिश करना है। जो हमने समझाया बिना देखे भी कोशिश करोगे तो सीखते जाओगे, तकलीफ नहीं होगी, हम वादा करते हैं। हो गया, ये 4 ऑर्बिटल बन गया। चार ऑर्बिटल बने हैं, इनके साथ हम जानते हैं कि 4 हाइड्रोजन जुड़ रहा है। बोलो, एक हाइड्रोजन ये है तो एक हाइड्रोजन इनके साथ, दूसरा इसके साथ, तीसरा इसके साथ और चौथा इसके साथ जुड़ेगा। तो हम यहां पर ओवरलैपिंग दिखाएंगे। हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग। तो जो कार्बन का ऑर्बिटल है वो हमें 4 ठो मिला था। कौन कौन सा मिला था? 4 sp3 ऑर्बिटल मिले थे। ये लीजिए, ये किसका है? कार्बन का है। हाइड्रोजन ये कार्बन का है, ठीक है।
अब मैं हाइड्रोजन का लाके जोड़ूं तो हाइड्रोजन कैसा है, एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है जिसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से, ये हाइड्रोजन है, तो ये इनके बीच में थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूं ताकि उसके जॉइंट जो है वो समझ में आ जाए आपको कि जुड़ा हुआ है। इसी तरह से दूसरे हाइड्रोजन का, ये लीजिए, तीसरा हाइड्रोजन भी इसी तरह से, और चौथा हाइड्रोजन भी इसी तरह से है, चौथा हाइड्रोजन। ओके, इस जगह पे कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ये चार ऑर्बिटल जो बने हुए हैं चारों समान दूरी पर होगा, समान दिशा में होगा। 3D में सोचो, एक ऑर्बिटल इस जगह पे है, दूसरा इस जगह पे है, तीसरा इस जगह पे है और चौथा इस जगह पे है। सभी एक दूसरे के समान दूरी पर होगा। ठीक है, तो ये कार्बन है और 4 हाइड्रोजन हमें मिल रहा है यहां पे, हाइड्रोजन 1 2 3 4। आप ये नहीं सोचना कि प्लेन में 1 2 3 4, ये एक प्लेन में बराबर दूरी है। इसका ये 90 एंगल पर है, 90 एंगल पर है, 90 एंगल पर है, 90 एंगल पर है, लेकिन ये दोनों तो 90 पर है, पर इसके साथ अगर इसकी कंपेयर करें तो 180 हो गया। तो चारों एक समान दूरी पर है, तो ये कहूंगा ये दोनों की दूरी है 109 109 डिग्री 28 मिनट का। यही बात इस जगह पर भी है। ये जो हाइड्रोजन है इनके साथ, इनके साथ, इनके साथ इतनी ही दूरी पर है, मतलब लगभग 109.5 डिग्री है। ठीक है, 28 लिखे हैं, वो 28 उसका मिनट होता है, डिग्री के साथ मिनट होता है। ये भी समान दूरी पर है सबके साथ, ये भी समान दूरी है सबके साथ, तो इस तरह से सबके साथ समान डिस्टेंस में होते हैं। अब समझ में आ गया होगा। और यही जो है इन जगहों पर ये सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। सारे बॉन्ड के लेंथ जो है इक्वल है ना, ध्यान रखना, इसलिए मैं हर जगह लिख नहीं रहा हूं। अब हम आगे जाकर के ये भी सीखेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कितने कितने टाइप के होते हैं। तो ये जो इस तरह से एक लाइन के द्वारा हम काल्पनिक रेखाओं के द्वारा जोड़ते हैं, हाइपोथेटिकल लाइंस, इमेजिनरी लाइंस के द्वारा जोड़ा जाता है, तो हमें एक स्ट्रक्चर नजर आती है। स्ट्रक्चर को बोला जाता है यहां पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, चतुष्फलकीय संरचना। चतुष्फलकीय संरचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुष्फलकीय संरचना कहा जाता है। आप इसे नोट कर सकते हो, और कितना समझ में आया ये नहीं पूछने वाला, क्योंकि आज ये बात ना समझ में आए इसमें कोई बुराई नहीं है। बात इस बात की है कि आपने सुना है कि नहीं सुना है इन बातों को, और आप इसे नोट करना चाहते कि नहीं, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम आगे हमें बहुत कुछ सीखना है। एक सस्पेंस है नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट डे सीखेंगे। ओके, यही है इस टॉपिक की एक सबसे बड़ी बातें, क्योंकि एक क्लास में कुछ भी कवर नहीं होगा और ना ही हम बता पाएंगे। तो यहां पर एक बात प्रूफ हो गया कि एक नई चीज का आगाज हो रहा है, वो है हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, तो कल आप अपने बुक से पढ़ के आएंगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पढ़ के आना है, नहीं पढ़ोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कुछ फिगर वगैरह बनाया होगा, फिगर भी बना के आना है।
एक फाइनल बात आपसे कहूँगा, उसके बाद हम आज की क्लास समाप्त करेंगे। चलिए मैं इसको बंद करता हूँ पहले। कुछ एक ज़रूरी बात यह है कि बच्चों के दिमाग में इस बात पे असर करना बहुत ज़रूरी है कि आप बुक यानी कि पुस्तक पढ़ते हैं कि नहीं। क्योंकि शिक्षक का एक अपना दायरा होता है। टीचर आपको सिर्फ मार्गदर्शन देंगे। किसके लिए? किसके लिए? आप बोलेंगे ज्ञान के लिए। चलिए, ज्ञान के लिए, समझ के लिए, शिक्षा के लिए। और पूरे ज्ञान को कहां से हासिल करोगे आप? बुक से। और इस तरह से आप आगे बढ़ोगे। शिक्षक आपको हमेशा रास्ता दिखाएंगे। एक ट्रैफिक पुलिस की तरह हो सकता है, एक गाइड होता है कि आपको मैंने जो समझाया, एक शिक्षक ने मैंने जो समझाया, शिक्षक होकर के जो मैंने आपको समझाया, वो जो मैंने समझाया है, वो चीजें आपने जो सीखा है, उसका उपयोग करते हुए पुस्तकों में जो गहराई दी जाती है, उन पुस्तकों की गहराई तक आपको जाना है और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उन कंटेंट्स को समझना है, उन जानकारियों को समेटना है आपको। क्योंकि मैं नहीं रहूंगा, यानी एक शिक्षक नहीं रहेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है उस जगह को हम समझ पाएं, सीख पाएं, कुछ कर पाएं। उसके बाद आपको बता दी जाती है कि इसके बाद आप इन चीज़ों को आपको पढ़ना है, स्टडी करना है, प्रैक्टिस करना है। तो उस तरफ आप जाकर के पूरी प्रैक्टिस करते रहिए, तब जाकर के आप बेहतर से बेहतर काम कर पाएंगे। शिक्षकों का काम यह मत सोच के चलना कि हर टॉपिक, हर पॉइंट, हर चीज़ को आपको बताए और वही आपके एग्जाम में आए। ये उसका काम नहीं होता है। अगर उस चीज़ को अपना काम, उनका काम मान के चल रहे होगे, तो आपकी सोच हो सकता है कि आप 95%, 99% भी ले आए। जितना शिक्षकों ने पढ़ाया, जितनी जानकारी दी, उसी को लेकर के चलो। लेकिन आप आगे का जो फ्यूचर में जो आप काम करने वाले हो, फ्यूचर में जो आप प्रोग्रेस करने वाले हो, जो सक्सेस हासिल करने वाले हो, वो सक्सेस बाधित हो जाएगी। तो फ्यूचर में अगर सक्सेस चाहिए, बेहतर सक्सेस चाहिए, बेहतर, तो आपको उन पुस्तकों का सहारा लेना पड़ेगा जो उन चीज़ों को बताती है जिससे आप आगे सक्सेस हो सकते हो। तो बुक बहुत ज़रूरी है, पुस्तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और जिन बच्चों के पास पुस्तकें नहीं हैं, वो पुस्तक ज़रूर ले लो और उनको पढ़ो। और याद रखो, बीच बीच में कुछ और भी पुस्तकें पढ़ना चाहिए जो आपके कोर्स से रिलेटेड बुक है। वो कभी भी ये कहते हैं कि बुक जो हमने टेक्स्ट बुक मिल गया बस वही देखेंगे, नहीं, कुछ रिफ्रेशर्स ले लो, थोड़ा एडवांस वाली बुक ले लो। उन सारे बुक को भी आप रीड करें, समझें, यानी स्टडी करें, रीड करें, स्टडी करें और उसको अंडरस्टैंड करें, उसमें से भी बहुत कुछ सीखें। तब जा कर के आप बेहतर कर पाएंगे और अपनी मंजिल हासिल कर पाएंगे। बस एक ही बात है, पुस्तक के बगैर कुछ नहीं। और शिक्षक आपको वो मार्गदर्शन देते हैं, उसके बाद आप उस चीज़ को अच्छे से समझ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि पुस्तक में जो लाइनें लिखी, हर लाइन को जब टीचर बोले या समझाए तभी आप सक्सेस हों, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ऐसे कोई भी नहीं हो सकता है जो हर बात को सिखाए। एक लेवल दे जाते हैं, चलिए हम कहते हैं कि भैया आपको मैंने H2 का सिखा दिया, तो Cl2 को आपको सीखना है, O2 को आपको सीखना है, N2 को आपको सीखना है, P4 को आपको सीखना है। चलो P4 को मैंने बता दिया, तो S8 को आपको सीखना है। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से आप जिस तरह से आगे पुस्तकों का सहारा लेते हैं, और वो लेना चाहिए, वो बुरा नहीं है। और जितनी ज़्यादा आप पढ़ते हैं, जितनी ज़्यादा आप मेहनत करते हैं, उतना ही ज़्यादा आपको। तो मेहनत किसके साथ करेंगे? तो मैंने पढ़ा दी, उसको मेहनत खत्म। ऐसा नहीं होता, मेहनत होता है पुस्तकों के साथ। और कितनों भी आप वीडियोस देखो, कितनों भी कुछ करो, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको बुक खोल करके आपको पढ़ाई करना है, ज़रूर करना है। और किसी शॉर्टकट नोट्स के पीछे मत भागना, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्योंकि शॉर्टकट नोट्स में बहुत सारी चीज़ें गायब रहती हैं, जिसकी वजह से आप बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो कुछ बातें मैंने जो कहा है उस पर ध्यान दीजिएगा। तो आज की बातें यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।